मैं अब एडवोकेट रामेश्वर जी से समझना चाहूँगा कि अभी धर्मेंद्र जी ने काफ़ी कुछ गिनतियाँ गिनाई कि इन इन कारणों से जो जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए। और तो आप उस पर जो है आप अपने आपके विचार क्या हैं, और हमें ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर जातिगत जनगणना जो है वो क्यों होना चाहिए, पर वहीं जो सरकार जो है एससी एसटी की जनगणना करने को तैयार है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ज़रा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। जी, सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा इशू आप लोगों ने डिस्कशन के लिए इनवाइट किया हमारे विद्वानों को। तो मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि 1872 से 1946 तक ब्रिटिश ने प्रयास किए, लगभग 7-8 अटेम्प्ट उन्होंने किया कि इस देश से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए। इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जितने भी उन्होंने रेगुलेशंस लाए, सब में ये व्यवस्था की गई कि किसी भी प्रकार से इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त हो। लेकिन जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, बल्कि इस जाति व्यवस्था को और प्रश्रय दिया जाता रहा। और अंत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पूर्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1891 में पहली बार उच्च और निम्न जातियों की जनगणना की। इसके बाद में 1901 में अछूत और सवर्णों की जनगणना की गई। 1931 में जातिगत जनगणना की गई। पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान हुई। और 1948 में इस देश में एक कानून बनाया गया, जनगणना अधिनियम 1948, जिसमें जनगणना करने का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाएगी। और उसमें एक कहीं उल्लेख नहीं है कि जातिगत जनगणना होगी, कैसी क्या होगी, ये उसमें उल्लेख नहीं है। जनगणना से संबंधित उसमें प्रोविजन उल्लेखित हैं। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ देश का और 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स में आया, तो संविधान में जो हमारा एससी एसटी वर्ग है, एससी एसटी वर्ग की जनगणना मैंडेटरी रिक्वायर्ड है कि गवर्नमेंट को हर 10 वर्ष में उनकी जनगणना करना अनिवार्य है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ओबीसी की जनगणना के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। 2011 में जातिगत जनगणना हुई है। सरकार के पास इस देश की समस्त जातियों के डाटा हैं, मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लगभग 40 से 45 पिटीशनें फाइल हैं। और इसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार से 2011 के जातिगत जनगणना के डाटा पेश करवाए। यूं कह सकते हैं कि देश में मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने 2011 की जनगणना के डाटा कोर्ट में पुटअप करके डिस्क्लोज किए हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि वो पब्लिश हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है 50.09% है, 50.9, या इसको हम राउंड फिगर में 51 भी कह सकते हैं। इतनी मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन है। और जिस दिन से डाटा प्रकाशित हुए हैं, कई समाचार पत्रों ने इसको प्रायोरिटी पर प्रकाशित किया है, उस दिन से इस ओबीसी समाज द्वारा अपने हक और अधिकार की निरंतर रूप से मांग की जा रही है। संविधान में ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 16(4) में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की। इसका मतलब यही होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हमें शासन और सत्ता में चाहिए, या सरकार उसको सुनिश्चित करेगी। इंदिरा साहनी का जजमेंट सभी लोगों ने सुना होगा। इंदिरा साहनी के जजमेंट का बार बार हवाला दिया जाता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी भी जजमेंट में ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि 50% से आरक्षण ज्यादा लागू नहीं हो सकता। हो सकता है 50% से
ज्यादा आरक्षण लागू हो सकता और है भी। कर्नाटक या तमिलनाडु 50% से ज्यादा आरक्षण है। और इंदिरा साहनी के जजमेंट में भी एक क्वेश्चन एराइज हुआ है कि यदि पॉपुलेशन SC ST OBC की पॉपुलेशन यदि 50% से ज्यादा है, सपोज 80% है, तो क्या ये 50% की सीमा मैंडेटरी है? तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने कहा इट इज नॉट अ मैंडेटरी। उस डाटा को दृष्टिगत रखते हुए वो राज्य उनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को दृष्टिगत रखते हुए इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, और उसी को कंसीडर करते हुए तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक राज्य में ये सीमा 50 से ऊपर है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न एक आता है कि जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं इंदिरा साहनी के बाद, चाहे M नागराजन का केस हो, अशोक ठाकुर का केस हो, और भी महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, कोई 3 जजों की बेंच का है, कोई 5 जजेस बेंच का है, 7 जजेस का है, उन सभी जजमेंट्स में केवल एक ही बात आई है कि जातिगत जनगणना के डाटा, वो डाटा सरकार ने कभी किसी प्रकरण में पेश नहीं किए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चाहे मराठा आरक्षण का हो या इसके पहले भी कई ऐसे आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं जिसमें इस जनसमूह के एडवर्स फैसले गए हैं। उसमें कोर्ट ने यही कहा है कि गवर्नमेंट इज फेल टू प्रोड्यूस द डाटा। तो मध्य प्रदेश में जो केस है, आपको थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूंगा कि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ओबीसी को 27% आरक्षण अफर्म किया था और 10% आरक्षण 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे माननीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने 10% आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी, और 90 में ओबीसी को 27% आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे। तो गवर्नमेंट बदलती है, नए इलेक्शन होते हैं, 91 में नई सरकार बनती है और माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने उस मेमोरेंडम में संशोधन करते हुए जो ओबीसी है, ओबीसी को सामाजिक के साथ साथ उन्होंने आर्थिक पॉइंट भी उसमें ऐड कर दिया और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए व्यवस्था की गई। वो जजमेंट आया जो 92 में, तो 9 जजेस बेंच ने ये होल्ड किया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण दिया गया है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस व्यवस्था, उस मेमोरेंडम को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया। और एक कमेंट भी किया गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मतलब एक कोई गरीबी हटाओ प्रोविजन नहीं है। जो आरक्षण की संविधान में व्यवस्था की गई है, इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट है 12 वॉल्यूम में है। उसमें जब हम अध्ययन करते हैं और उसमें हम पाते हैं कि आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, कि जो समाज में लगभग 85-87% पॉपुलेशन दबी कुचली रही है, इनको शिक्षा से वंचित किया गया, सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार किया गया, कई प्रकार से इन लोगों को सताया गया है, तो इनका डीएनए ही बिगड़ चुका है। इस कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये आरक्षण, इसको आरक्षण आरक्षण बोल के बदनाम कर दिया है, जबकि वास्तविक रूप से आरक्षण शब्द नहीं है, ये भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है। तो समाज के ऐसे वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए शासन प्रशासन में और शिक्षाओं में इनको प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। और जो ओबीसी को आरक्षण है ये शुरू से नहीं मिला है, ओबीसी को आरक्षण 1993 से ही मिलना चालू हुआ है नौकरियों में। माने आर्टिकल 16(4) के तहत ओबीसी को 1993 से आरक्षण मिला है, और आर्टिकल 15(4) एजुकेशन में आरक्षण ये 2006 से तत्कालीन जो हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी थे, उस समय उन्होंने ये लागू किया था। और इस मेमोरेंडम को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो वो लीड जजमेंट है अशोक ठाकुर का, जिसमें 15(4) के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण अफर्म हुआ।
और 2006 के बाद से एजुकेशन में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चालू हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नीट जैसे संस्थाओं में लागू नहीं किया गया। तो अभी हाल ही में देश के मुख्य रूप से इसमें भूमिका है तमिलनाडु स्टेट की। प्रयास से उसमें पिटीशन फाइल हुई, कंटेम्प्ट फाइल हुआ और सारे देश के लोगों ने जो 25 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम किया, उसके में जो देश में मैसेज गया और तत्काल सरकार को नीट के लिए ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने के साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण लागू किया गया। और एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान संशोधन अधिनियम 2019 14 जनवरी 2019 से लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 प्रोविजन जोड़ के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 15(6) में शैक्षणिक संस्थाओं में और 16(6) में नियोजन में नौकरियों में व्यवस्था की गई है। तो उस संविधान संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। लगभग 38 पिटीशंस फाइल हैं और बहुत उसमें स्ट्रांग मुद्दा है। और उस पिटीशन में भी एक ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने और वो मैटर रेफर किया है 5 जजेस बेंच में कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण मैक्सिमम लिमिट उसमें निर्धारित है, लेकिन एक कमेंट है कि इसमें कोई एडिक्वेट डाटा नहीं है कि इनकी आबादी जो ऐसे वर्ग हैं कितनी है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आर्थिक आधार पर ओबीसी, एससी और एसटी को एक्सक्लूड कर दिया है कि आर्थिक आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उसमें लाभ नहीं ले सकते। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि जो ओबीसी का आरक्षण है ये भी आर्थिक आधार पर है। सोशल के साथ साथ इसमें इकोनॉमिकल एरिया भी फिक्स है कि जो भी ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जिसकी इनकम सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में जाता है, वो ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। तो वो आर्थिक आधार पे है, ये स्पष्ट रूप से है। तो जो आर्थिक आधार पे इन्होंने नया प्रोविजन बनाया है उसमें इन तीनों को एक्सक्लूड किया है, जो अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और मैंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी है। और उसमें एक और मैं बारीक लेकुना बताना चाहूंगा कि इस जो प्रोविजन किया है कि 8 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 8 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना गया है और दूसरी ओर 8 लाख रुपए कमाने वाला ओबीसी क्रीमी लेयर माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे कि 8 लाख रुपए कमाने वाला ओबीसी मलाईदार परत में है और सवर्ण गरीब की परिभाषा में है। उसको भी मैंने मुद्दा लिया है। और एक तीसरा मुद्दा आता है कि जब आपने एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड कर दिया है, माने उनको इसकी परिधि से अलग कर दिया है, तो जो भी सीटें एलोकेट होंगी वो 50% अनारक्षित कोटा में से निर्धारित ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी, ना कि 100% आरक्षण में से। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण निकला है वो अनरिजर्व से निकला है। तो जो सीटों का एलोकेशन होगा, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि यदि 100 सीटें पब्लिश होती हैं तो 100 सीटों में से 27 ओबीसी को चली गई और 20% एसटी को चली गई और 16% एससी को। ये टोटल होता है 63% रिजर्वेशन इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब शेष जो बचता है अनरिजर्व का वो है 37%। तो 37% में से 10% सीटें निकाल के ईडब्ल्यूएस के लिए फिक्स की जाएंगी, ना कि 100 सीटों में से 10 सीटें की जाएंगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो उन्होंने 100% सीटों में से 10% एलोकेट की हैं। उसको भी माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और ये भी एक बहुत सारवान प्रश्न है। खैर, ये सारी चीजों पर चर्चा के बाद अब मुद्दा आता है कि जातिगत जनगणना आवश्यक क्यों है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम समस्त भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय
दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। अब वो न्याय मिलेगा कैसे? चाहे आप पीएससी में जाइए, यूपीएससी के इंटरव्यू में जाइए, जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन की अथॉरिटियां हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं, काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यहाँ एक ग्लास वॉल होती है, कांच की दीवार होती है जो हमको नहीं दिखती, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हर स्तर पे होता है। और आज मैं एक एग्जाम्पल बता दूं कि एक प्रोविजन बनाया गया है कि सपोज आपका 400 नंबर का रिटर्न पेपर है, लेकिन 400 में से 50 350 नंबर आप लाते हैं, 400 में से 499 नंबर लाते हैं, 399 नंबर लाते हैं, लेकिन एक इन्होंने एक क्लास जोड़ा है कि इंटरव्यू के 50 नंबर में से कम आपको 20 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। अरे कैसे बना सकते हो आप? कितना बड़ा बैरियर हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि वो 20 नंबर लाने के लिए हम दूसरों की मेहरबानी पर डिपेंड हैं। हमारी काबिलियत यदि 400 में से 399 नंबर हैं, तो ये प्रमाणित है कि हम सबसे ज्यादा मेरिटोरियस हैं। लेकिन इंटरव्यू में यदि हमको 19 नंबर दे दिए तो हम फेल माने जाएंगे। एक और नियम बनाया है सरकार ने 2020 में, 17/2/2020 में, कि एससी एसटी ओबीसी के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को उनकी ही कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा। कितना संवैधानिक नियम है। इंदिरा साहनी के जजमेंट के पैरा 811 में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जो अनारक्षित सीटें हैं, अनारक्षित सीटों पर सवर्णों का अधिकार नहीं है। अनारक्षित सीटों पर सिर्फ यदि अधिकार है तो वो है मेरिटोरियस बच्चे, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी के। और जो मेरिटोरियस सीटें फिलअप होती हैं 50% मान लें, या जो भी कोटा रहेगा, वो मेरिटोरियस स्टूडेंटों से फिलअप होगा, उसमें सभी वर्ग के बच्चे रहेंगे। लेकिन ये एक नियम मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है जिसकी भी संवैधानिकता को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है कि ये असंवैधानिक है, इंदिरा साहनी के जजमेंट से इनकंसिस्टेंट है। यानी इन्होंने कम्युनल रिजर्वेशन कर दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में, इवन संविधान सभा ने इस चीज को बोला है कि किसी भी स्थिति में ऐसी पॉलिसी नहीं बनना चाहिए जिससे कम्युनल रिजर्वेशन हो। लेकिन ये कम्युनल रिजर्वेशन बहुसंख्यक समाज भागीदारी। अब हम देखते हैं कि जो एससी एसटी ओबी समाज है, एससी एसटी का तो खैर पॉपुलेशन के डाटा है, उसके अनुपात में उनको भागीदारी भी मिल रही है, और भागीदारी के साथ साथ में बजट भी गवर्नमेंट को एलोकेट करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो अन्याय हो रहा है ओबीसी के साथ, कि ओबीसी को डाटा इसलिए पब्लिश नहीं किए गए हैं, इसलिए जनसंख्या के आंकड़े नहीं किए जा रहे हैं। यदि ये आंकड़े पटल पे आ जाएंगे तो अभी पिछले समय आपने शायद श्री रविशंकर जी का एक स्टेटमेंट मीडिया में छपा था, मैंने भी पढ़ा था, यदि जातिगत जनगणना हुई तो देश में विद्रोह हो जाएगा। इस मायने में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि जातिगत जनगणना प्रकाशित करके आंकड़े प्रकाशित होते हैं तो इसमें विद्रोह नहीं होगा, बल्कि ये दबा कुचला समाज अपने अधिकारों की मांग करने लगेगा और विभिन्न न्यायालयों में होने लगेंगे। संख्या अनुपात में हमको वो सुविधाएं दीजिए। तो सरकार इस चीजों से बचना चाह रही है कि एक कभी भी आंकड़े प्रकाशित ना किए जाएं या इनकी जनगणना ही ना कराई जाए, ताकि ये बहुसंख्यक समाज अपने अधिकारों की मांग ना कर सके। लेकिन ये सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश में 51% आबादी के डाटा है, और मंडल कमीशन ने जो 1931 की जनगणना के डाटा को बेस बनाया था, उसके आधार पर उन्होंने संपूर्ण देश में 52.8% ओबीसी की आबादी परिलक्षित की थी। और अब एक प्रश्न ये उठता है कि ओबीसी वास्तव में है कौन? समाज में जो व्यवस्था बनी हुई थी, छूट और सछूट। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
जी, जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें जो व्यवस्था बनी थी, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उस चीज को उल्लेखित किया है, उन जातियों को उल्लेखित किया है। मध्य प्रदेश में महाजन कमीशन गठित हुआ था, उनके जो वॉल्यूम 4 है उसमें उन जातियों का, और धार्मिक ग्रंथों में उन जातियों के बारे में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उन सबको उसमें उल्लेखित किया गया है और को आइडेंटिफाई किया है। उसमें उन्होंने 11 प्रकार के, उन 11 प्रकार की क्राइटेरिया थे, उस आधार पर संपूर्ण देश से इन्होंने ओबीसी की जातियों को आइडेंटिफाई किया था। तो इन सारे जो रिपोर्टों में उल्लेखित हैं, और उसके बाद से भारत सरकार ने ओबीसी की स्थिति के बारे में, ओबीसी की जनगणना के बारे में किसी भी प्रकार का कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, जो कि अपने आप में एक असंवैधानिक है। कहानी में ये उल्लेख किया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की संपूर्ण ओबीसी की जातियों के बारे में, ओबीसी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा, लेकिन ये नहीं किया गया है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने 102वां संविधान संशोधन करके, और जो मध्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संविधान के अनुच्छेद 338B में संशोधन किया गया है और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और उस कमीशन को व्हाइट पावर दिए गए हैं, एक न्यायालय के पूरे अधिकार हैं, और जो भी जाति ओबीसी की है एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना, ये अब सरकार बिना ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर नहीं कर सकती, और ये पूरा प्रिविलेज संसद और राष्ट्रपति के माध्यम से ही ये संभव हो सकेगा। और एक वर्ष राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को ओबीसी से संबंधित रिपोर्ट पेश करना मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। ओबीसी कमीशन चाहे तो अपने स्तर से भी जातिगत जनगणना ओबीसी की करवा सकता है, उसको संविधान में ये पावर दिए गए हैं। यही मेरा कहना है सर, और अंत में यही कहूंगा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इस बहुसंख्यक समाज को अपने अधिकार में प्राप्त करने के लिए, जो वंचित हैं उनको समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट डाटा होना अनिवार्य है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।